हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट की। बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम मॉलिक्यूल आयन। मीन्स इनकी बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री सॉलिड स्टेट दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑर्डरली होता है। जबकि अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो नॉट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, यानी कि इनके अंदर जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डरली नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की तो ड्यू टू दिस रीजन ज्योमेट्री फिक्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स होती है, जबकि अमोर्फस सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स नहीं होती है। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है इसमें, जबकि इसमें हीट ऑफ फ्यूजन नॉट फिक्स। ये क्या होता है, प्लेनर सरफेस होता है, एंगल फिक्स होता है, जबकि इसमें एंगल नॉट फिक्स। ये क्या होता है, एन आइसोटोपिक नेचर होता है, जबकि ये कैसा होता है, आइसोटोपिक नेचर होता है। इसके अंदर क्या है, क्लीवेज रेगुलर होती है, जबकि क्लीवेज क्या होते हैं, इरेगुलर होती है। इसको बोलते हैं हम टू सॉलिड, जबकि इसको बोलते हैं हम स्यूडो सॉलिड, या बोल सकते हैं सुपर सॉलिड लिक्विड। ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, थ्री डायमेंशन नेटवर्क जैसे NaCl, सुक्रोज, सिल्वर आयोडाइड, जबकि ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज होगा। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, स्टार्च एंड प्लास्टिक। तो ये क्या है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड के अंदर जो हमारे डिफरेंस होते हैं। क्योंकि बहुत सी बार इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका नेचर कैसा होता है, कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एनाइसोटोपिक, जबकि अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आइसोटोपिक। आगे बात करते हैं यानी कि एनासोटोपिक का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, जबकि आइसोटोपिक का होता है कि हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं हम स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज ए परफेक्ट ऑफ या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम मॉलिक्यूल या आयन कॉल्ड स्पेस लैटिस इन द थ्री डायमेंशन स्पेस। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। मीन्स हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल या आयन का जो अरेंजमेंट होता है वो परफेक्टली होता है या रेगुलरली होता है। अगर इस अरेंजमेंट को हम थ्री डायमेंशन स्पेस में फॉलो करते हैं तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट स्पेस लैटिस इज कंस्टिट्यूटेड by replication of a small unit again and again. Such a smallest repeating unit is called unit cell। यानी कि जो स्पेस लैटिस होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट कोड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस या लैटिस। इसके अंदर जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है उसको अगर हम अगेन अगेन रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पेस लैटिस मिलता है इन थ्री डायमेंशन में। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं कि हम यूनिट सेल। यानी कि जिसमें जो हमारी स्मॉल यूनिट दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल। और इस स्पेस लैटिस के अंदर जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि जो स्पेस लैटिस होता है वो क्या बनता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फॉर्मेशन से बनता है। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि ये जो होंगे हमारे जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब, ये क्या है हमारे सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल या आयन। और इनको बोलते हैं हम क्या, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। आगे बात करते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। यानी कि इनको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ पैरामीटर होते हैं। ईच यूनिट इज ए कैरेक्टराइज बाय डिस्टेंस ए बी एंड सी अलोन द थ्री एज एंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक छोटा पार्टिकल होता है इसका क्या होते हैं, जो एज होते हैं यानी कि एक्स वाई एंड जेड, इनके बीच को बोलते हैं हम डिस्टेंस भी ए बी एंड सी। और इनके बीच जो एंगल होता है इसको हमने यहाँ दिखा हुआ कि ये एंगल अल्फा हो सकता है, ये वाला बीटा हो सकता है और ये वाला गामा हो सकता है। तो इसके क्या होते हैं, ये
पैरामीटर होता है जिसके हम थ्रू किसी भी यूनिट सेल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आगे बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल। ये 4 टाइप की होती है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसे बोल सकते हैं प्रिमिटिव या बेसिक सेल। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्ट पार्टिकल होंगे वो यूनिट सेल के कोर्नर पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि दैट इज पॉइंट एट कॉर्नर। उसको अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो इसको कहते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो क्या आएगा 1। इसका मतलब होता है कि हमारे जो कोर्नर पर जो एक तो पार्टिकल प्रेजेंस है वो स्पेस लैटिस में 8 यूनिट के साथ, यानी कि 1 पार्टिकल क्या होता है 8 यूनिट के सेल पार्टिसिपेट में होता है, यानी कि एक ही जो पॉइंट है वो 8 यूनिट के साथ एक साथ मर्ज होता है। आगे हमें बात है फेस सेंटर यूनिट सेल, यानी कि क्या होता है कि एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेस होते हैं। तो हम बोल जाता है कि एक यूनिट के अंदर, क्योंकि एक होता है लेफ्ट राइट, ये है आगे का, एंड ये बैक का, ये बैक साइड वाले, ये फ्रंट का है, ये बिलो का है, ये अब वाले का। देखिए एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना तो 1/2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल के, यानी कि मीन्स एक यूनिट सेल के अंदर केवल एक बॉडी सेंटर होता है। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो इसे कहते हैं 1/1 से, तो आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद होता है साइड एज सेंटर, या ऐसा बोल सकते हैं हम एज सेंटर, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारे ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ पे होंगे, इनके एजिस पर, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 4, ऐसे 5 6 7, ऐसे नहीं कि सब यहाँ पे भी होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर 12 साइड सेंटर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। और उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आंसर आएगा 3। तो ये क्या हमारे पास 4 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, यानी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड सिंपल सेंटर यूनिट। यह सब इसे बोल सकते हैं हम एज सेंटर यूनिट। आगे बात करते हैं हम कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम या बोल सकते हैं प्रिमिटिव या बेसिक सेल। ये जो प्रिमिटिव या बेसिक सेल होती हैं 7 टाइप की होती हैं। इसे क्या बोलते हैं हम ब्रेविस यूनिट सेल, क्योंकि ये हो गया कि इनकी अंदर जो इनका जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा है, जो इनका जो डिस्टेंस होगा वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसके बेस पे प्रिमिटिव या बेसिक सेल जो होते हैं वो 7 टाइप की होती हैं, जिसे बोलते हैं ब्रेविस यूनिट सेल। तो देखिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। पहले हमारी क्यूब जिसमें ए इक्वल इनकी जो डिस्टेंस होगा ए इक्वल बी इक्वल सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 का एंगल होगा, यानी कि जो उनकी डिस्टेंस है वो सेम होगा, जो उनका एंगल होगा वो भी कैसे होगा सेम होगा, वो कितना हुआ 90 का। उसके बाद क्या है टेट्रागोनल, ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। ऐसे क्या है ऑर्थोरोम्बिक, ए नोट बी नॉट इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, ए नोट बी नोट सी, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल वो अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90, बीटा नॉट इक्वल 120। उसके बाद क्या है ट्राइक्लिनिक, ए नोट बी नोट सी, अल्फा नोट बीटा बीटा नोट गामा गामा नोट 90 एंगल। उसके बाद क्या है हेक्सागोनल, ए इक्वल बी नोट इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा बीटा इक्वल 90 एंड गामा इक्वल 120। उसके बाद है रोम्बिक रोम्बोहेड्रल, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा बीटा इक्वल गामा एंड गामा नॉट इक्वल 90। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ये ज़्यादा ये पूछा कि इसके अंदर किसका एंगल या डिस्टेंस कैसे कैसे हो सकता है या कौन सा अनसिमेट्रिकल होगा। तो ज़्यादा क्या है एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है ट्राइक्लिनिक वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सब क्या है अनइक्वल, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर इसको हमें शॉर्ट ट्रिक में याद करना है तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कोलम्बस टीच ऑर्गेनो मेटेलिक टू ईना रोहित, यानी कि इससे जो कोलम्बस से क्यूबिक, टी से टेट्राहेड्रल, ऑर्गेनस ऑर्थोरोम्बिक, मेटेलिक से मोनोक्लिनिक, टू से ट्राइक्लिनिक, हीमो से ईना से
हेक्सागोनल एंड वोइड से रोम्बोहेड्रल। तो ये क्या है, इसके शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए तुम्हें क्या है, इसको भी एक ट्रिक वाइज याद करना होगा। क्योंकि मैंने क्या किया कि सबको एक फ्लो में अरेंज किया हुआ है जिसको आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और इसमें ये जो है इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें मैक्सिमम अनसिमेट्रिकल होता है। तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो इसका ध्यान रखना कि ट्राइक्लिक में क्या है कि कोई भी पार्ट इक्वल नहीं होगा, ना इस पर डिस्टेंस और ना इसका एंगल। आगे बात करते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी कोई स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हैं यूनिट सेल का, तो उस यूनिट सेल के अंदर जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं, तो लैटिस पॉइंट के थ्रू, यानी कि लैटिस पॉइंट के थ्रू जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर बात करते हैं हम सिंपल क्यूबिक के अंदर, तो वो होता है 0.52। गोली सेंटर के क्यूबिक के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है सब बोलते हैं 0.68 होता है इक्वल। और जो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है बाय लैटिस पॉइंट के, तो वो होता है 0.74। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी स्पेस लैटिस के अंदर। अब बात करते हैं हम कुछ पैकिंग की। हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी शॉर्ट फॉर्म होती है HCP। इसका जो अरेंजमेंट होता है और पार्टिकल इन लेयर, तो वो होता है AB टाइप का, AB एंड AB। इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है कितना, 12। यानी कि जो उनकी बीच की लेयर होती है उसकी जो पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वन जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सराउंडेड होता है। यानी कि जो एक लैटिस पॉइंट होता है वो कितने अदर लैटिस पॉइंट से, या बोल सकते हैं कि जो कोई भी वॉइड जो होती है वो कितने वॉइड से ऑक्यूपाई होती है। तो इसमें क्या होता है 12, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है वो कितना होता है इसके अंदर, 12 होता है। यानी कि जो 6 होंगे वो वन लेयर के होंगे, उसी लेयर के होंगे, 3 अबव होंगे बिलो में और 3 के होंगे अबव में। यानी कि 6 तो उसी लेयर में होंगे, 3 उसके नीचे होंगे और 3 इसके ऊपर। तो जो हो गए टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। आगे बात करते हैं हम इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CCP। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो पार्टिकल का इन लेयर में होता है ABC टाइप का, ABC 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 ABC, और इसी तरह ये होता है कंटिन्यू होता है। इसके अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता है, 12 होता है। अब बात करते हैं किसके हम, FCC। इसकी होती है फुल फॉर्म फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और ये सेम कैसे होती है, CCP जैसी होती है। यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा अरेंजमेंट ABC टाइप का होगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BCC। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो वो होता है कितना, 8 होता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर वॉइड्स आर टू टाइप। यानी कि वॉइड का मतलब क्या होता है कि जब स्पेस लैटिस के अंदर लैटिस पॉइंट को अरेंज किया जाता है तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड बोलते हैं। और ये 2 टाइप की हो सकती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का वॉइड का मतलब है कि जब एक वॉइड 4 लैटिस पॉइंट से सराउंडेड होगी तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है कि जब भी कोई वॉइड 6 लैटिस पॉइंट के थ्रू ऑक्यूपाई होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद ध्यान रखना कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैटिस पॉइंट। यानी किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जितने लैटिस पॉइंट होंगे उसके डबल के होंगे उसके टेट्राहेड्रल। अगर किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर 10 लैटिस पॉइंट होंगे तो उसके अंदर 20 के होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। यानी कि जितने भी लैटिस पॉइंट होंगे उसके डबल कैसे होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू लैटिस पॉइंट। यानी कि किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जितने लैटिस पॉइंट होंगे उनके थ्रू उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अगर 10 लैटिस पॉइंट हैं किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर तो उसमें 10 ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जबकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं वो कैसे होती हैं, डबल होती हैं।
आगे बात करते हैं हम किसकी, रेडियस रेशियो। अगर किसी भी स्पेस या किसी भी कंपाउंड का हमें रेडियस रेशियो निकालना हो तो उसको निकालते हैं किससे, रेडियस रेशियो फैक्टर रेडियस ऑफ एन यानी कि आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। उसके बाद ध्यान रखना, हमें कि रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा साइज ऑफ कितना होगा, तो कैटैन का साइज जितना ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टेबल की। यहाँ पे क्या हमारे पास रेडियस रेशियो यानी कि आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, यहाँ पे क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्या है एग्जांपल। जब इसका रेडियस रेशियो का रेशियो हमारे पास 0.155 से 0.225 होगा तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या हो, 3 होगा। उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ट्राई एंगुलर प्लानर होगी। इसका एग्जाम्पल B2O3। जब हमारे पास रेडियस रेशियो 225 से 0.225 से 0.414 होगा तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4 होगा। इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। इसका एग्जाम्पल जाइगन जिंक सल्फाइड या CuCl होगा। उसके बाद करते हैं, अगर 0.414 से 0.732 होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। उसके स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी। एग्जाम्पल NaCl मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर उसका रेडियस रेशियो 0.732 से 1 होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी बॉडी सेंटर क्यूबिक और चार्ज सीजन क्लोराइड इसका एग्जाम्पल होगा। आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर 3 टाइप से बनती है, यानी कि एक AB, A2B एंड AB2। इन सब में क्या है कि A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव होगा। उसके बाद जो AB वाला केस है ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें जो A पॉजिटिव होगा अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होगा NaCl। लेकिन अगर जो A पॉजिटिव इन आयन्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा तो उसका एग्जाम्पल होगा क्या, जैगन H। NaCl को बोलते हैं हम बॉक्साइड, जबकि जैगन H को बोलते हैं क्या, जिंक ब्लैंक्स। तो ध्यान रखना कि जब भी A क्या होगा यानी कि A पॉजिटिव आयन किसमें होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो उसका एग्जाम्पल जो होगा NaCl। जबकि A पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा तो उसका एग्जाम्पल होगा जैगन H। उसके अलावा हम बात करते हैं तो जो NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है CCP या FCC। Cl नेगेटिव आयन एट कॉर्नर एंड फेस पे प्रेजेंस होते हैं, जबकि Na पॉजिटिव आयन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर पे प्रेजेंस होते हैं। अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसके अंदर Na और Cl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, जबकि इसकी जो यूनिक सेल होती है एक स्पेस लेके इसके अंदर NaCl के अंदर 4 यूनिक सेल होती है NaCl की। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद यूनिक सेल भी कितनी हुई, 6 हुई। तो ध्यान रखना कि यूनिक सेल 4 होती हैं जबकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अगर बात करते हैं हम किसकी, जैगन एस की, तो इसकी भी स्ट्रक्चर CCP या FCC होती है। जैगन पॉजिटिव टू एड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल जनरेट जो जैगन पॉजिटिव होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो उसके अंदर अगर 10 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो वो 5 में प्रेजेंट होगा, 5 में प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। एस नेगेटिव 2 चार्ज एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर में प्रेजेंस होगा। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, तो जो यूनिट सेल होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की A2B, तो उसका एग्जाम्पल है क्या, सोडियम ऑक्साइड। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Na का वो 4 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। इसके अंदर जो यूनिक सेल होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और इसको बोलते हैं हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्योंकि वो सुबह एग्जाम में ये लगे वो 4 ऑप्शन देगा, पूछा गया इनमें से कौन सी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखना कि सोडियम ऑक्साइड कौन सी होती है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जो AB2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो होती है कैल्शियम फ्लोराइड, और ये क्या है इसके जस्ट अपोजिट, तो इसे बोलते हैं हम क्या, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, कैल्शियम का होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है 4, और जो इसके अंदर यूनिट सेल होते हैं वो भी कितनी होती है, 4 होती हैं। यानी कि इन सब में यूनिट सेल नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, सब में
4 होंगे, लेकिन जो सीजन क्लोराइड स्ट्रक्चर है इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, BCC। जो पोजीशन नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, जबकि यूनिक सेल कितनी होती है इसके अंदर, 1 होती है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है तो इन सब में जो यूनिक सेल होगी वो सब में कितनी है, 4, जबकि सीजन क्लोराइड के अंदर जो यूनिक सेल है वो कितनी है, 1। उसके अलावा ध्यान रखना है कि हमें कि जो क्लोरेशन नंबर होता है अगर उसके अंदर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो क्लोरेशन नंबर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मान के चलो कि अगर किसी के अंदर क्लोरेशन नंबर 6 है तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो क्लोरेशन नंबर होगा वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंस एट 0 केल्विन, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की जो आइडियल स्ट्रक्चर होती है वो 0 केल्विन पे कैसी होती है, परफेक्टली होती है। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट का वो कैसे हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो डिफेक्ट होगा ये 2 टाइप हो सकता है, एक हो सकता है शॉर्टेज डिफेक्ट, एक हो सकता है क्या, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्टेज डिफेक्ट की। तो इसमें क्या होगा, कैटायन आयन मिसिंग इक्वल एनायन आयन मिसिंग, यानी कि अगर किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर कैटायन आयन मिसिंग हो तो होंगे तो उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, एनायन आयन मिसिंग होंगे। लेकिन ध्यान ध्यान रखना कि शॉर्टेज डिफेक्ट में जितने कैटायन आयन मिसिंग होते हैं उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, एनायन आयन मिसिंग होंगे। उसके अलावा साइज ऑफ कैटायन आयन एंड एनायन आयन आर मैक्सिमम सेम, यानी कि इनका जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाई, यानी कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। ड्यू टू शॉर्टेज डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज, यानी कि जब जहाँ पे शॉर्टेज डिफेक्ट होगा वहाँ पर डेंसिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती है। बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, वो अफेक्ट नहीं होता है। आगे बात करते हैं किसकी, फ्रैंकलिन डिफेक्ट की, यानी कि कैटायन आयन माइग्रेशन फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब भी क्या होता है कि यानी कि अगर हम किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। तो जब भी कभी स्पेस लैटिस में कैटायन आयन अपने स्पेस को छोड़ के वो माइग्रेट हो जाता है किसमें, उनके बीच जो स्पेस होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन किसका, कैटायन, क्योंकि हमारे पास दो होते हैं एनायन तो कैटायन। तो ध्यान रखना कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट में किसका माइग्रेशन होता है, कैटायन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। साइज ऑफ एनायन आयंस आर लार्जर देन कैटायन आयन, तो ध्यान रखना जो एनायन का साइज होगा वो बड़ा होगा देन कैटायन से। उसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर लो, यानी कि उसके अंदर तो जो हाई थी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर कैसी है, होगी लो होगी। अब बात करते हैं ड्यू टू फ्रैंकलिन डिफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज, यानी कि जब फ्रैंकलिन डिफेक्ट होगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे होगा, इंक्रीज होगा, बट डेंसिटी कैसे होगी, अनअफेक्टेड, यानी कि उसमें क्या था, डेंसिटी डिक्रीज होगी जबकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉट इफेक्टिव। जबकि इसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होती है एंड डेंसिटी नॉट अफेक्टेड होती है। दिस डिफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन एल्काली मेटल हैलाइड, यानी कि उसके बाद ये है कि ये जो एग्जाम्पल हैं जो एल्काली मेटल हैलाइड के जो एग्जाम्पल होंगे उनमें ये इफेक्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें क्या है, एनायन का साइज बड़ा होता है जबकि कैटायन का साइज स्मॉल होगा। लेकिन अगर वो एल्काली मेटल की बात करता है तो एल्काली मेटल में क्या होगा कि जो कैटायन का साइज होगा वो बड़ा होगा देन एनायन से, इसलिए क्या है कि ये इसी वजह से एल्काली मेटल हैलाइड में फ्रैंकलिन डिफेक्ट नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं किसके हम, फेस सेंटर की। एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द होल क्रिएट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एन एनायन और एफ सेंटर या कलर सेंटर। तो ध्यान रखना है इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो वो कलरफुल होगा वो किसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखना अगर में कोई भी आपको एफ सेंटर दिखाई देता है तो वो एग्जाम में सही होगा आंसर, कि बहुत सी बार बच्चे कन्फ्यूजन है कि सर कि एफ सेंटर या फ्रैंकलिन डिफेक्ट।
तो ध्यान रखिए जब भी कभी इस टाइप का कोई वो आएगा स्टेटमेंट तो उसका आंसर क्या होगा, एब्सेंट का सही होगा। आगे बात करते हैं AGBR शो फ्रैंकलिन एंड वो शॉर्टी एंड फ्रैंकलिन इफेक्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है ये वाला कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टी एंड फ्रैंकलिन दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो AGBR एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो हमें लुक वाइज दिखाई देता है कि शायद फ्रैंकलिन इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये कैसा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टी एंड फ्रैंकलिन इफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, अपने अगले टॉपिक की। तो वो है क्या, डिफेक्ट कोज्ड बाय इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी का मतलब है कि अगर कोई भी क्रिस्टल प्योर होगा और उसके अंदर हम किसी भी इम्प्योरिटी को अगर उसमें ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। और उस क्रिस्टल जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करने पर उस पर जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं डोप क्रिस्टल। तो ध्यान रखना कि अगर किसी भी प्योर क्रिस्टल के अंदर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डोपिंग। क्योंकि उससे क्या होगा, डोपिंग करने से उसमें क्या जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। और इस डोपिंग से जो हमें क्रिस्टल मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, डोप क्रिस्टल। उसके अलावा इस पर जो क्वेश्चन आते हैं हम सीधी उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 15 है, इसमें कौन सा होते हैं, बोन वाले एलिमेंट होंगे, इसमें कार्बन वाले एलिमेंट होंगे और इसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन वाले एलिमेंट होंगे। उसके अलावा जो डोपिंग की बात करते हैं, अगर हम इस ग्रुप के डोपिंग को, उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप होगा ये ट्राइवेलेंट होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये कोवैलेंट होता है, जबकि ये वाला जो होता है ग्रुप ये होता है पेंटावेलेंट। यानी कि इसमें 3 वैलेंसी होती है, इसमें 4 वैलेंसी है, इसमें 5 वैलेंसी। अब बात करते हैं हम डोपिंग की। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट को हम इस वाले ग्रुप में डोपिंग करते हैं, यानी कि ध्यान रखना कि इस वाले ग्रुप के एलिमेंट की जब हम इस वाले ग्रुप में डोपिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एन टाइप। ओके। और अगर हम इस वाले ग्रुप में क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं कि ये सब सपोज करना कि ये कोई हमारे पास प्योर क्रिस्टल है और हमने क्या कि इस ग्रुप से कोई भी इम्प्योरिटी ली और इस ग्रुप में ऐड कर दी, तो इसे क्या बोलते हैं कि हमने इस ग्रुप से लेके इस ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी ली और इस ग्रुप में क्या कर दी, डोपिंग। तो जब इस टाइप की डोपिंग होगी तो उसे बोलेंगे एन टाइप, और जब इस टाइप की होगी तो उसे बोलेंगे पी टाइप। यानी कि इस हम बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर। उसकी वजह ये होती है कि भाई जिस ग्रुप की हमने डोपिंग की इसमें कितने वैलेंट थे, 3 वैलेंट, हमने की इसमें 4 वाले वैलेंट में, तो क्या है इसमें एक वैलेंसी कैसी है, कम, तो इसी वजह से क्या होती है वो पी टाइप की। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ग्रुप पे डोपिंग करते हैं, जब हमने इस ग्रुप से डोपिंग की, इसमें क्या है पेंटावेलेंट और हमने क्या किया इसमें 4 वैलेंट, तो इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं सर, एन टाइप की। तो ध्यान रखना कि एग्जाम में वो किसी भी टाइप से दे सकता है। अगर इस ग्रुप से इस ग्रुप में करते हैं तो पी टाइप, अगर इस ग्रुप से इस ग्रुप में करते हैं तो क्या होगी, एन टाइप। उसके आप अपोजिट में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने इस ग्रुप से इस वाले ग्रुप में की तो एन टाइप, अगर इस ग्रुप से इस वाले में की तो पी टाइप। बस ये ध्यान रखना कि जिस ग्रुप से हमने एलिमेंट लिया इम्प्योरिटी उसमें कितने वैलेंस थे, क्योंकि इसमें कितने वैलेंट हैं, 3, हमने इसमें किया तो उसमें 4, तो जिससे हमने क्या उसमें क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है इसके अंदर, तो जब इसमें कम होंगे तो उसे बोलेंगे पी टाइप। लेकिन जब हमने किसी ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटी ली जिसमें ज़्यादा वैलेंट है तो उसे बोलेंगे एन टाइप की। उसके बाद बात करते हैं पी टाइप जब होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑप्टेन। जहाँ पे एन टाइप की डोपिंग होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर कैसे होती है, डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना इसका कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगी, जबकि सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की, तो वो है हमारा क्या, एनर्जी गैप इन मटेरियल। इसमें वो क्वेश्चन पूछ लेता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल से रिलेटेड कि कौन से मटेरियल में क्या केस होता है। हमें ध्यान रखना है कि जब वैलेंस सेल के बॉन्ड, यानी कि वैलेंस
बैंड जैसे बोलते हैं वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जब वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं किसमें कंडक्शन बैंड के अंदर, तो उनकी जो एनर्जी रिक्वायर होती है ट्रांजिशन करने के लिए उस गैप को बोलते हैं हम क्या, बैंड गैप। और हमें पता है कि जब बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो वो एग्जाम्पल जो होगा वो होगा एग्जाम्पल इंसुलेटर का। लेकिन अगर ये एनर्जी गैप कम होगा किसके बीच में, वैलेंस बॉन्ड के, वो वैलेंस बैंड के एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप को कम होगा तो यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर। लेकिन जहाँ पे ओवरलैपिंग होंगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है अच्छे से, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटल या कंडक्टर। तो एग्जाम में आपसे वो स्टेप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एनर्जी गैप कम है तो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, वो होगा किसका, इंसुलेटर का। लेकिन यहाँ पे एनर्जी गैप कम होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है, तो वो एग्जाम्पल होगा किसका, सेमीकंडक्टर। और जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है अच्छे से तो वो एग्जाम्पल होता है किसका, मेटल का या कंडक्टर का। उसके अलावा एक पॉइंट को ध्यान रखना आपको कि CO2O सुक्रोस ऑक्साइड इज सेमीकंडक्टर ऑफ पी टाइप। इनका जो एग्जाम्पल है ये पी टाइप का है, और जहाँ पे पी टाइप की कंडक्टिविटी होती है यानी कि पी टाइप की डोपिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर। तो आज हमने क्या किया कि जो सॉलिड स्टेट का जो हमारा चैप्टर थी, इस लेसन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस टॉपिक आ सकते हैं वो सब हमने आज बात की। क्योंकि बहुत सी बार होता है कि इस टॉपिक से क्या ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें पता है कि नेट के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी ये बात ध्यान रखना कि इतने ईजी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई ये नहीं कि हाँ उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें ईजी क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाना अभी के लिए। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं, अभी शायद 40 दिन बचे हुए हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो इसलिए अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और अपना टाइम टेबल अच्छे से उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।